Good morning students. Today we will study about the interference of light. इंटरफेरेंस हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही उसकी पढ़ी थी हम लोगों ने। यहाँ हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन एक्चुअल दैट व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। हम लोग बोलते क्या हैं इसमें, दैट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। यहाँ पर कंडीशन आपके पास आ गई, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट। मतलब लाइट हमारे पास कहाँ से आनी चाहिए, फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज। जब उनके बीच में सुपरपोजिशन होगा तब हमारे पास क्या होगी, दैट देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। सो ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। जहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेंगी तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगी दैट पॉइंट इज़ नोन एज अ पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इस केस में हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई। मीन्स जो हमारे पास एक हिस्से की एनर्जी है वो कहाँ पर दे दी गई, दूसरे हिस्से में दे दी गई। जहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है वहाँ की एनर्जी किस में दे दी गई, ब्राइट हिस्से को दे दी गई। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस क्या, दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यंग्स। सो ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय यंग। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एस इज़ अ नैरो स्लिट, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स स्लिट, विच इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये मैंने एक स्लिट ले ली जिसका साइज़ हमारे पास बहुत ही छोटा सा है, यहाँ तक हम लोगों ने लिया है। ये यहाँ पर बहुत ही नैरो स्लिट हमारे पास आ गई। सो it is known as a source slit. It is illuminated by a monochromatic source of a light of wavelength lambda. A and B, ये एक A और ये कौन सी B. These are the two fine slits. ये दो आपके पास क्या आ गई, फाइन स्लिट्स आ गई। These are placed at a distance D apart from each other. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, स्मॉल d हम लोगों ने मानी हुई है, ठीक है। तो ये स्लिट A और स्लिट B, these are equidistant from द सोर्स एस। यहाँ से ये स्लिट और ये स्लिट दोनों क्या हैं, इक्विडिस्टेंट हैं आपके पास, ठीक है। सो एज द वेव्स फ्रॉम दिस दैट इज़ अ सोर्स, ये सोर्स से जो वेव्स हैं, दीज रीचेज एट द सेम टाइम एट ए एंड बी। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम ए एंड बी रीचिंग एट पॉइंट ए एंड बी that is equal to 0, and the phase difference that is same at point A and B. So it means that the phase between the waves at A and B that is a constant. Therefore these two sources, these will act as a कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट, क्योंकि ये एक वेव फ्रंट आपके पास बनेगा, एक वेव फ्रंट के ऊपर ये दोनों पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब ये कैसे बन जाएंगे आपके पास, दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ अ लाइट बिकॉज दीज हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और you can say that the phase difference between these two that is equal to 0, ठीक है। So whenever the light waves from these sources that are superimposed, then the interference pattern that is obtained on the screen. अब हमने करना क्या है, मान लो हमारे पास यहाँ से S से जो है ये वेव चली, मान लो हमारे पास, क्योंकि हमने बात की थी लाइट दैट इज़ विच वन, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। हम लोग मान करके चलेंगे कि आपके पास भाई जो डार्क लाइन है, हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है ड्रॉ करेंगे। जो डार्क लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द क्रेस्ट, ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, और जो डॉटेड लाइन है आपके पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, आगे चल करके हम लोगों ने इसके लिए का फार्मूला करना है थोड़ा सा अलग तरीके से। ये इसको यहीं तक बेटा आगे नहीं बढ़ाना है आप लोगों ने इसको, ये ऐसे ही यहाँ तक आ गया, और एक अब आप लोग क्या कर दो, एक डॉटेड में ले लो यहाँ से, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, इस तरीके से ये, और ये भी आपके पास
इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से ए और बी से आप लोगों ने क्या करोगे, पहले आप लोग 1 सेंटीमीटर कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करोगे। यहाँ से स्केल के ऊपर क्या कर लो आप लोग, 1 सेंटीमीटर इसको ओपन करोगे। अब गैप आप लोगों ने बराबर रखना है। 1 सेंटीमीटर आप लोगों ने ओपन कर लिया, पॉइंट ए के ऊपर रखा। ये लाइन को मान कर चलना आप लोगों ने पॉइंट। पहले क्या करो, आप लोग एक डार्क आर्क लगा दोगे यहाँ पर। ए के ऊपर भी क्या कर दिया आप लोगों ने, ये डार्क आर्क लगा दी। और बी के ऊपर भी क्या कर दिया आप लोगों ने, ये जो बी था आपके पास, इसके ऊपर भी क्या कर दिया आप लोगों ने, डार्क ये आर्क लगा दिया आप लोगों ने इस तरीके से, ऐसे। अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर ओपन किया था, अब इसी को क्या कर लोगे आप लोग, 1 सेंटीमीटर और जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ से ए को सेंटर मानो। यहाँ से आप लोग अब डॉटेड में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ये आर्क लगानी है आप लोगों ने, यहाँ तक। ये आगे डॉटेड आपके पास दिस वन। और ऐसे ही कहाँ से, बी से आप लोग क्या करोगे, ये डॉटेड लगाओगे आप लोग ऐसे, इस तरीके से। अब क्या करोगे आप लोग, क्या करो, 3 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लो। ए के ऊपर रख दिया हम लोगों ने। इस साइड को भले ही कम रखना आप लोग। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, डार्क लगा दी। इनको इस साइड कट होने देना आप लोग, जिस साइड को कट हो रही है, डार्क लगा दी। और ऐसे ही कहाँ से, बी के ऊपर रख दिया और इसको क्या कर दिया, कट लगा दिया हम लोगों ने इस तरीके से। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, डॉटेड एंड डार्क लगाते जाएंगे। सो इन दिस वे ये 5 सेंटीमीटर तक मैंने लगा ली, डॉटेड डार्क और डॉटेड एंड डार्क। अब ध्यान दें, जहाँ पर आपके पास ये डॉटेड मिल रही हैं, इसका मतलब दिस इज़ ट्रफ ऑन द ट्रफ। डार्क मिल रही हैं, मतलब क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट। डॉटेड ट्रफ ऑन ट्रफ। डार्क आप लोगों के पास क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट। ठीक है, एक ये मिल गई। यहाँ पर भी आपके पास ये मिल रही हैं, ये है और ये है आपके पास। ठीक है, ऐसे ही इस साइड को देखें तो ये और ये आप इनको लगा दिए मैंने डॉट्स। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, क्रेस्ट फॉल ऑन द क्रेस्ट और ट्रफ फॉल ऑन द ट्रफ। इट मीन्स दैट द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, so these are the points of constructive interference and hence there is a formation of a bright fringes। और जहाँ पर आपके पास डॉटेड और डार्क में रही है, इट मीन्स क्रस्ट दैट फॉल ऑन द ट्रफ, तो उन पॉइंट्स को लगाएंगे हम लोग क्रॉस। ये लगा दिया हम लोगों ने, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। स्क्रीन को मैं नज़दीक ही रख रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा दूर लेकर के नहीं जा रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि ज़्यादा दूर लेकर के जाऊँगा फ्रिंजी जो है ज़्यादा दूर बनेंगी हमारे पास, तो ये मैंने रख दी यहाँ पर स्क्रीन। दिस इज एट डिस्टेंस D। अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे यहाँ से। ये जो फ्रिंज है आपके पास, ये बनेंगी बिल्कुल सेंटर में। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, दिस वन। यहाँ पर जो लाइट आएगी वो बनेगी कौन सी, सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये फ्रिंज बन गई कौन सी, ब्राइट फ्रिंज।
दिस फ्रिंज फॉर्म्ड इज ब्राइट फ्रिंज। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रफ और क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, तो कौन सी फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज। डार्क। दिस वन, यहाँ पर फिर से कौन सी बन गई आपके पास, ब्राइट फ्रिंज। इन तीनों को मिलाते हुए यहाँ पर आपके पास जो फ्रिंज बन गई वो ब्राइट। ऐसे ही नीचे वाली साइड को, इस साइड को, दिस इज dark fringe and this one fringe is bright fringe. So this is bright, dark, bright, this is dark, this is bright. So the pattern of the bright and dark fringes that is formed on the screen, so this is known as a interference pattern. ये एक्चुअल में जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली इसको बनाया है, ये तो दूर दूर है, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए बनती है। मतलब यहाँ पर आपके पास ब्राइट है, इसके साथ ही कौन सी बन जाएगी, डार्क, फिर ब्राइट बनेंगी, फिर डार्क बनेंगी, इस तरीके से हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है। सो the point at which the intensity is maximum, that point is known as a point of a constructive interference, and the point at which the intensity is minimum, that point is known as a point of a destructive interference. This whole theory that is written here, ये सारी थ्योरी जो है आपके पास यहीं पर लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है। और ये जो फ्रिंजेस है आप लोगों के पास, इन्हीं को बोला जाता है हम लोगों, these are known as a, these bands are called as a the interference fringes, that is a bands of a dark and a bright fringes, that is known as a interference fringes. ओके, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करना है, बस जो समझाया मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज़ अ कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों ने कि इसमें होता क्या है। एक्चुअल में ये सोर्स स्लिट आती है, जिसको एलिमिनेट किया है हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। ये दो स्लिट्स आपके पास आ गई, ए एंड बी, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस सोर्स स्लिट, एस से इक्वी डिस्टेंट के ऊपर है हमारे पास। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू स्मॉल डी। और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी फ्रॉम द प्लेन ऑफ दीज टू स्लिट्स। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बात करते हैं हम लोग कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो आपके पास डेरिवेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको आप लोगों ने करना है। पीछे जो हम लोगों ने बात की थी एडिशन ऑफ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, उसमें जो डेरिवेशन की थी मैंने मना किया था कि वो डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ आप लोगों ने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उसको ध्यान में रखना है, लेकिन ये डेरिवेशन आप लोगों ने ज़रूर करनी है। ठीक है। तो मान लो हमारे पास लेट द वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी रिप्रेजेंटेड एज, पहली हम लोगों ने मान ली y1 दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी मान ली हम लोगों ने y2 दैट इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, एंड ए एंड बी दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स। हम लोगों ने अलग अलग एम्पलीट्यूड मान लिया दोनों वेव्स का। ठीक है। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी निकाले, पहली वेव की निकाले इंटेंसिटी, देन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो I1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, सो I1 दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट, एंड I2 दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वायर के बराबर आ गया। व्हेन दीज टू वेव्स सुपरिम्पोज अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड,
जब जैसे दोनों वेव्स क्या होंगी, सुप्रीम पोज होंगी, तो एक नई वेव बनेगी। तो सुप्रीम पोजिशन का फार्मूला लगा देंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को जोड़ दें। सो y इज इक्वल टू y1 किसके बराबर है, a साइन ओमेगा टी प्लस y2 दैट इज b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, साइन a प्लस b। साइन a प्लस बी किसके बराबर आता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के बराबर। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b ले लिया मैंने कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को मैंने, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस फाई पहले लिख लिया, साइन ओमेगा टी प्लस b साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब इसमें से a साइन ओमेगा टी हमारे पास कॉमन आ रहा है, a साइन ओमेगा टी दोनों में है, तो कॉमन ले लिया मैंने। y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, इनसाइड यहाँ पर बच गया a और यहाँ पर बच गया प्लस b कॉस फाई, प्लस यहाँ से आपके पास कॉस ओमेगा टी इंटू b साइन फाई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर देंगे, इसका सोल्यूशन निकालना है तो हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूशन मान कर चलना पड़ेगा। पुट, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, पुट a प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। जहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई कॉस फाई है तो क्या रखना है आप लोगों ने, कॉस थीटा। a प्लस बी कॉस फाई दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b साइन फाई दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको रख दिया किसके बराबर, आर साइन थीटा के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसको किसके बराबर रख दिया, आर कॉस थीटा, प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको किसके बराबर रख दिया, आर साइन थीटा। आर इज कॉमन, सो y इज इक्वल टू आर इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। फिर से फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। सो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर से क्या बन गया आपके पास, हार्मोनिक वेव विद एम्पलीट्यूड आर, जिसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। दिस इज द रिजल्टेंट वेव विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स। इट मीन्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस आर। तो आर कहाँ से निकलेगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 6 और 7, इन दोनों को क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो और ऐड कर दो। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने इसको स्क्वेयर किया तो पहले आ गया आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ऑफ फाई का स्क्वेयर प्लस बी साइन फाई का स्क्वेयर। आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगा दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस 2ab कॉस ऑफ फाइव प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव आपके पास आ गया। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो ये बच गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस इसको मैंने पहले लिख लिया बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव प्लस 2ab कॉस ऑफ फाइव। अब आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ से बी स्क्वेयर कॉमन ले लिए तो इनसाइड बच गया कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव प्लस 2ab कॉस ऑफ फाइव। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू पूरे की किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab कॉस ऑफ फाइव। सो आर की वैल्यू आ गई आपके पास क्या आ जाएगी, दैट स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाइव। लेट इट इक्वेशन नंबर 9। अब इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। सो आई दैट इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर, आई इज इक्वल टू के आर का स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे तो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाइव। स्क्वेयर रूट हट गया हमारे पास, जैसे स्क्वेयर किया तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर प्लस 2kab कॉस ऑफ फाइव। अब के ए स्क्वेयर किसके बराबर था, I1 के बराबर हमारे पास, ये यहाँ से देखें I1 के बराबर, के बी स्क्वेयर I2 के बराबर। अगर ए की वैल्यू रखें हम लोग यहाँ से तो ए की वैल्यू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई अपॉन के, तो ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, I1 अपॉन के अंडर द रूट। तो ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास I1 अपॉन के अंडर द रूट और बी की वैल्यू आ गई I2 अपॉन के अंडर द रूट। अब यहाँ से अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो टर्म आपके पास आ गई, ये टर्म, दिस टर्म इज नोन एज अ इंटरफियरेंस टर्म। ये सारे की सारी टर्म क्या आ गई, इंटरफियरेंस टर्म। क्योंकि ये टर्म ना होती है हमारे पास तो सिंपली हमारे पास क्या था, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, इट मीन्स दैट देयर इज अ नो इंटरफियरेंस। क्योंकि सिंपल एडिशन हो गया इंटेंसिटीज का। जब तक ये टर्म है इट मीन्स दैट द इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स, मीन्स इट इज अ समवॉट डिफरेंट। सो देयरफॉर दिस टर्म इज नोन एज अ इंटरफियरेंस टर्म। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आई शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब आई मैक्सिमम तब होगा जब कॉस ऑफ फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। जीरो नहीं करनी है हमने कभी भी, क्योंकि अगर कॉस फाई की वैल्यू जीरो कर दी तो ये टर्म हट गई, तो हमारे पास क्या हो गया, इंटरफियरेंस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लेनी है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है कॉस फाई की, +1। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कॉस की वैल्यू यहाँ पर आती है इस साइड को +1, इस साइड को आती है -1। यहाँ पर क्या आती है वैल्यू एंगल की, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और इस साइड को आती है पाई, 3 पाई और 5 पाई। तो +1 कहाँ पर आएगा, फाई दैट इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट फाई दैट इज इक्वल टू 2n पाई, मतलब 2n पाई। या तो 0 है इसकी वैल्यू, या क्या है, दैट इज 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, that is a even integral multiple of pi, where n that starts from 0, 1, 2, 3, 4. So it means that the interference between the two waves is constructive when the phase difference between the two waves is either 0 or even integral multiple of pi. अगर मान लो आपके पास if delta x is the path difference between the waves reaching at any point p, then हम लोगों ने 11th क्लास में रिलेशन किया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में, वो हम लोग आज यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना निकाला है हम लोगों ने, 2n पाई। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया सिंपली n लैम्डा। n कहाँ कितना था आपके पास, 0 से चला था, तो इसका मतलब आपके पास n दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट the interference between the two waves reaching at point is constructive when the path difference between the two waves is either 0, या तो क्या हो 0, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। क्योंकि दोनों जो आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज से अगर आपके पास लाइट आ रही है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों वेव्स की वेवलेंथ क्या है आपके पास, सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि दैट द interference between the two waves at a point is constructive when the phase difference between the waves is either 0 or even integral multiple of pi, and the path difference between the waves reaching at that point is either 0 or integral multiple of the wavelength. बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, आई शुड बी मिनिमम, सॉरी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इंटेंसिटी दैट शुड बी मिनिमम, इट मीन्स आई शुड बी मिनिमम। तो कॉस ऑफ आई क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम मतलब -1। तो -1 यहाँ से देखें तो किस पे आता है आपके पास एंगल, ये पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो इसका मतलब फाई दैट इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो इसको मैं लिख दूँ किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू पाई। n यहाँ पर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 1 रखूँगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2 इंटू 1 - 1 दैट इज़ 1 पाई। 2 रखेंगे तो 4 - 1 दैट इज़ 3 पाई, ठीक है, सो ऑन। इट मीन्स दैट द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज destructive when the phase difference between the two waves is a odd integral multiple of pi. अब अगर मान लो डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, देन द पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2, इस तरीके से लिखना है इसको। 2 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा λ/2, वेयर n दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 and so on. तो the interference between the two waves is destructive when the path difference between the two waves reaching at a point is odd integral multiple of half of their wavelength. ऐसे बोलना है इसको, क्योंकि ये क्या हो गया, half of their wavelength, ऐसे बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यही हमने लिखा है। सो द इंटरफियरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट अ पॉइंट इज डिस्ट्रक्टिव एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट दैट पॉइंट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ।
ध्यान रखना है इनको। ये दो कंडीशंस हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को आनी चाहिए और ये कंडीशन निकालने भी आनी चाहिए आप लोगों को। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है, जो मर्जी करो आप लोग, समझना है इसको अच्छे तरीके से। और ये कंडीशंस मेनली आपके पास इन टर्म्स ऑफ द पाथ डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये कंडीशंस, इनको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, कंसेप्ट में यूज़ करेंगे, तो ये कंडीशंस आप लोगों को आनी चाहिए। और ये फार्मूला दोनों आप लोगों को आने चाहिए, ये दोनों के दोनों फार्मूला यू शुड नो अबाउट दीज फार्मूला। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब किसकी, रिजल्ट्स की। ये एक रिजल्ट हैं जिनको हम लोग फार्मूला में यूज़ करेंगे और इनसे हम लोग न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले सीखते हैं इनको। हमने निकाला यहाँ पर दैट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ द वेव विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द इंटरफियरेंस। तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होल अंडर रूट, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कॉस ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू +1, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गया आपके पास, एम्पलीट्यूड दैट इज अ मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास cos फाई किसके बराबर आ गया, +1, तो आर मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये +1 था तो इसके मतलब हमारे पास +2ab ही रहा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अंडर द रूट हो गया। इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी, तो आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर। तो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू के आर मैक्सिमम का स्क्वायर, तो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू के ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आगे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफियरेंस पैटर्न। बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए। कॉस ऑफ आई क्या होगा, -1, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, मिनिमम। अब कॉस मैक्सिमम कॉस फाई आपके पास आ गया -1, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो हमारे पास हो गया आर मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो किसके बराबर आ गया, a माइनस बी के बराबर। सो आई मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम हुआ तो इंटेंसिटी भी क्या हुई, मिनिमम, दैट इज इक्वल टू के आर मिनिमम का स्क्वायर। सो आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफियरेंस पैटर्न ध्यान में रखनी है। इंटरफियरेंस पैटर्न की जो रेशो है इंटेंसिटीज की, वो कैसे निकालनी है भाई, मैक्सिमम टू मिनिमम ही निकलेगी। तो मैक्सिमम क्या है, के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन के इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के से के कैंसिल आउट हो गया, तो आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये है इंटरफियरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी, जो इंटरफियरेंस पैटर्न के बाद आई हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास द इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफियरिंग वेव्स, जिन वेव्स में इंटरफियरेंस हो रहा है जो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, उनकी इंटेंसिटी तो क्या थी, I1 दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, I2 दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। तो इनकी रेशो की बात करें, द रेशो ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स, ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई इंटरफियरेंस पैटर्न की रेशो दी गई है या इंटरफियरिंग वेव्स की रेशो दी गई है। तो ये है इंटरफियरिंग वेव्स, तो I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर। सो I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये वो वेव्स हैं जो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज से आई, जिनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरफियरेंस हो रहा है। और ये हमारे पास कौन सी थी, जो इंटरफियरेंस होने के बाद में हमारे पास इंटेंसिटी आई, उसकी रेशो है हमारे पास मैक्सिमा टू मिनिमा। ठीक है, अगर मान लो W1 एंड W2 बी द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स, जो हम लोगों ने A और B दो स्लिट मानी हुई थी, उनकी विड्थ हमारे पास आ गई W1 एंड W2, ये हमारे पास विड्थ आ गई। ठीक है, तो ये जो विड्थ है हमारे पास, ये क्या करती है, दैट W1 ओवर W2 दैट इज इक्वल टू I1 ओवर I2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ऐसे आती है। अब अगर हम लोग मान के, ये फार्मूला भी ध्यान में रखना आप लोगों ने, बिल्कुल ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। अगर मान लो आपके पास व्हेन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स आर इक्वल, हमने तो अलग अलग माने थे, एक का ए मान लिया था, दूसरे का क्या मान लिया था, बी मान लिया। अगर मान लो दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हैं, बराबर हैं, इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो I1 इज इक्वल टू I2 मान लो ये I0 के बराबर है, तो आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए के बराबर, क्योंकि बी दैट इज इक्वल टू ए के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 2a। तो आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू किसके बराबर भाई,
दैट इज़ अ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड 2a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ka स्क्वायर। अब ka स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू I1 के बराबर। I1 किसके बराबर है, I0 के बराबर। तो इसका मतलब I मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 4I0। अब I0 क्या है, एक वेव की थी इंटेंसिटी, इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू I मैक्सिमम, द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल वेव। जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी दैट इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल वेव। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। मिनिमम एम्पलीट्यूड आर मिनिमम दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए, क्योंकि बी दैट इज इक्वल टू ए के बराबर दैट इज इक्वल टू 0। अब एम्पलीट्यूड अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी दैट विल बी प्योरली ब्राइट एंड जो डार्क फ्रिंज बनेंगी दैट विल बी प्योरली डार्क। सो देयर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब अच्छे से दिख जाएंगी कि ये ब्राइट फ्रिंज है और ये कौन सी है, डार्क फ्रिंज है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट वन। यही केस लेकर के चलते हैं हम लोग व्हेन ए इज इक्वल टू बी, मतलब एम्पलीट्यूड बराबर है। ये फार्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे, इसको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने यूज़ करना है। व्हेन ए इज इक्वल टू बी तो I1 दैट इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I0। हमने फार्मूला निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो यहाँ से क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू I0, तो ये I इज इक्वल टू I0, I2 दैट इज आल्सो इक्वल टू I0 प्लस 2 I0 अंडर द रूट कॉस ऑफ फाई। I0 स्क्वेयर, इसका अंडर रूट किसके बराबर, I0 के बराबर हो जाएगा। ये I0 प्लस I0 2I0 प्लस 2, ये भी किसके बराबर, I0 और ये कॉस ऑफ फाई। तो हमारे पास यहाँ से 2I0 कॉमन आ गया, तो I इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। अब इस फार्मूला को देखते हैं, हमें पता है दैट कॉस ऑफ 2A दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर A माइनस 1। सो 2 कॉस स्क्वेयर A दैट इज इक्वल टू, इस 1 को मैं साइड ले जाऊं तो मैं हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2A। ठीक है, सो 1 प्लस कॉस 2A दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर A के बराबर आ गया। अगर मैं इस एंगल को कर दूं हाफ, मतलब ये जो हमारे पास एंगल है इसको क्या कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, मतलब इसको कर दिया 2A की बजाय क्या कर दिया, A कर दिया, मतलब 1 प्लस कॉस A लिख दिया मैंने। इस साइड को 2A था तो यहाँ पर आया A। अगर मैंने इसको A कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस A दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर A/2। ठीक है, यहाँ डबल था तो यहाँ पर क्या हो गया था, हाफ हो गया था। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास, A आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दैट 1 प्लस कॉस ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर 5/2 के बराबर। ये सारा फैक्टर ये वाला किसके बराबर आ गया, 2 कॉस स्क्वेयर 5/2 के बराबर। सो I इज इक्वल टू 2I0 और इस पूरे की वैल्यू आ गई 2 कॉस स्क्वेयर 5/2 के बराबर। तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या हो गया, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वेयर 5/2 के बराबर। ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, बस ये इस फार्मूले से हम लोगों ने क्या करनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। ये डायरेक्ट हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है। और इसमें हम लोग जब ये पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि दैट दिस पाथ डिफरेंस फाई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर। ये ध्यान रखना है, ये निकालना पड़ेगा पहले हम लोगों को, फिर हम लोग ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग, ये साथ में आता है इंटरफियरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई बार बोला जाता है कि शो दैट द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट दैट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये इसको ओबे करता है। इंटेंसिटी एक्चुअल में हमारे पास है क्या है, इंटेंसिटी दैट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी जो है यूनिट एरिया के थ्रू पास हो रही है पर यूनिट टाइम में, तो उसी की बात करते हैं। मीन्स इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी। तो इन इंटरफियरेंस पैटर्न I मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू K इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर और I मिनिमम दैट इज इक्वल टू K इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द इंटरफियरेंस पैटर्न अगर एवरेज निकालें हम लोग तो क्या करेंगे, I एवरेज दैट इज इक्वल टू I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो I मैक्सिमम की वैल्यू रख दी K इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस K इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर, I मिनिमम की वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाई 2।
के मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसल आउट, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ले लिया मैंने कॉमन, डिवाइडेड बाई 2 और के का के, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया आई एवरेज दैट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स, जो वेव्स हमारे पास इंटरफियरिंग थी उनकी इंटेंसिटीज की बात करें तो I1 दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, I2 दैट इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। अगर मैं इनको एज इट इज सम कर दूं तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग फ्रॉम 1 और 2 से देखें तो दोनों के आगे बराबर आ गई। इट मीन्स दैट विच इज सेम एज द एवरेज intensity in the interfering pattern. It means so the in the interference pattern the intensity of the light hence energy is redistributed. सिर्फ energy क्या हुई, redistributed, but the total intensity hence the energy that remains same, which is the principle of conservation of energy. Hence interference of light that obeys the principle of conservation of energy. ठीक है, इतना बच्चा आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है अच्छे से। ये डेरिवेशंस जो हैं और रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी को लाइटली ना लें आप लोग। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करनी है, इन रिजल्ट्स को बार बार लिखना है और इस डेरिवेशंस को तो आप लोगों ने इस डेरिवेशन को बिल्कुल अच्छे से करना है आप लोगों ने, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करना है इसको। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।